अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वहाँ इस कदर जबरदस्त हिफाजती इंतजामात से वास्ता पड़ेगा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो उसे कोठी तक पहुंचने ही ना देता, और अगर वो किसी जरूरत कोठी तक पहुंच भी जाते तो मैं अंदर पहुंचने के लिए कोई और तदबीर इख्तियार करता। उसके हिफाजती इंतजामात को तोड़ना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, सोनिया ने कहा, और मैं धीरे से हंस दिया। हाँ, जाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। पर जाहिर का क्या मतलब? साफ साफ बात क्यों नहीं करते कि ऐसा करना अमलन नामुमकिन है। अगर वाकई ऐसा होता तो इतराफ कर लेने में कोई बात नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि हिफाजती इंतजामात कुछ भी नहीं है। एक तो बड़े बड़े दावे करने के खबत में मुब्तला हो, सोनिया ने चिढ़ कर कहा। उस वक्त अगर किस्मत ने यावरी ना की होती तो जबान चलाने के लिए जिंदा ना होते। उन्होंने भी मुझे बड़बोले का लकब दिया था। मैंने बेख्याली से कहा। ये जुमला गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया था। किसने तुम्हें बड़बोले का लकब दिया था? सोनिया का सवाल मुझे होश में लिया। कुछ नहीं, मैंने गड़बड़ा कर कहा। शायद मैं वाकई बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, इसलिए सब मुझे बड़बोले का लकब अता कर देते हैं। मगर मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, सोनिया ने हंस कर कहा। मेरे लिए तो तुम किसी बेशकीमत हीरे से भी ज्यादा कीमती हो। वो तो अदनान अब्बासी के लिए हूँ, हालांकि उसे एक से बढ़कर एक लोगों की खिदमत हासिल है। वो तो अदनान अब्बासी के लिए हो, हालांकि उसे एक से बढ़कर एक लोगों की खिदमत हासिल है। मगर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है? अब देखना यह है कि मेरी खिदमत हासिल करने के लिए कौन कौन सी पेशकश करता है। हम अपनी आरदी क़यामगाह के करीब पहुंच गए थे। रात का 1 बज चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था, मगर गुज़िश्ता रात वाले वाक़े के सबब पुलिस गश्त करती नजर आ रही थी। मुताकब गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर मेरी कार के पीछे लगी हुई थी, लेकिन आज रात उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इलाके में पुलिस मौजूद थी और मुझे यकीन था कि वो पुलिस की नजरों में आने का खतरा हरगिज मोल नहीं लेंगे। हमारे बंगले में दाखिल होते ही फोन की घंटी बजी। सोनिया ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। जवाब में मैं खुद फोन की तरफ बढ़ गया। तुम तो बड़े बाकमाल आदमी दिख रहे। फोन पर दूसरी तरफ से वही मानूस आवाज सुनाई दे रही थी जिसने मेरा पीछा पकड़ रखा था। बेड़िए के घर में घुसकर सही सलामत निकल आए। मैं उससे ज्यादा बाकमाल हूं मिस्टर पर्दा नशी, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। और वो 8 आदमी मुझ पर काबू पाने के लिए कतई नाकाफी हैं जो मेरा ताकुब करते फिर रहे हैं। बकिया ज़ात तो महज तुम्हारी निगरानी के लिए हैं, वरना मैं तनाई तुम्हारे लिए काफी हूँ। बहुत खूब मिस्टर पर्दा नशी, मैंने तंदिया लहजे में कहा। तुम मुझे ये तासर देने की कोशिश कर रहे हो कि उन 8 में तुम खुद भी मौजूद थे। तासर देने की कोशिश ही नहीं कर रहा मिस्टर नारमन शलूफ, मैं दर हकीकत उन्हीं में से एक हूँ। ये अलग बात है कि तुम उनके दरमियान मुझे शनाख्त नहीं कर सकते। तुम नारमन शलूफ को धोखा नहीं दे सकते मिस्टर पर्दानशी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। तुम उनके दरमियान नहीं थे, अगर होते तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते थे। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे मुझे शनाख्त कर सको। अगर ना होता मिस्टर पर्दानशी तो मैं हरगिज़ इतने यकीन से ये बात ना कहता कि तुम उनके दरमियान नहीं थे। तुम इस जरा मेरी हकीकत जानना चाह रहे हो। मैं इस किस्म की चालों से खूब वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस किस्म के मुकाबले में बुल्फ किए जाते हैं, मगर इस बुल्फ की तुम बात कर रहे हो वो मेरे लिए कतई बेमकसद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे यकीन है कि तुम उन 8 में नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम उन 8 में नहीं थे। तुम्हारे चहकने की वजह यह है कि तुम इलाके में पुलिस को गश्त करते देख चुके हो और तुमने अंदाजा लगा लिया है कि कम अज कम आज रात तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैंने एक जोरदार कहका लगाया। यकीन इस ख्याल को कहते हैं जो इंतहाई पुख्ता हो, मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। और जहाँ यकीन की सरहदें खत्म होती हैं उससे कहीं आगे से इल्म की सरहदें शुरू होती हैं। कोई इंतहाई पुख्ता यकीन किसी भी वक्त गलत साबित हो सकता है, मगर इल्म गलत नहीं हो सकता। इसलिए भी इल्म के मानिया जानना और आदमी जो बात जानता है। मैंने तुम्हारी खराफात सुनने के लिए फोन नहीं किया था, इंतहाई खराब लहजे में कहा गया। जो क्या अपनी खराफात सुनाने के लिए फोन किया था, मैंने सोनिया को आंख मारते हुए कहा। और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते हो जाने पर मैंने भी मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया। मालूम नहीं तुम क्या करते फिर रहे हो। अक्लमंदी का तकादा तो ये था कि तुम उन लोगों को जुल देकर निकल जाते, मगर तुम तो आबैल मुझे मार की तस्वीर बने हुए हो। सोनिया बुड़बुड़ाई। ऐसे ही खेलों में तो लुत्फ आता है। कल अदनान अब्बासी को साफ जवाब दूंगा तो मुमकिन है वो भी दुश्मनी पर उतर आए, तब और ज्यादा मजा आएगा। ऐसी हरकतें मत करो अरी। अगर तुम्हें जरूरत क्या है अदनान को छेड़ने की, मैंने उसे वादा कर लिया है, इसलिए राब्ता तो बहरहाल जरूर कायम करूंगा और मुज़ाकरात भी होंगे। अच्छा तो ये बात मान दो कि उसे जो भी बात करनी हो फोन पर कर लो। इस तरह कम अज कम तुम महफूज तो रहोगे।
क्या तुम ये समझ रही हो कि वो हमारी क़यामगाह से लाइम होगा? मैंने मुतैराना लहजे में कहा। उसे इल्म हो भी कैसे सकता है? ना तो मैंने उसे कुछ बताया है और ना ही तुमने उसे कुछ बताया। तुम बड़ी खुशफहमियों का शिकार हो सोनिया। अब तक ना सिर्फ वो हमारी क़यामगाह का सुराग लगा चुका होगा बल्कि यहाँ की निगरानी भी शुरू हो चुकी होगी। क्या उसके पास अलादीन का चिराग मौजूद है? सोनिया झुंझला कर बोली, तुम कैसी नामुमकिन किस्म की बातें करती हो जिन्हें अकल तस्लीम ही ना करे। अगल बेजारी तो हमेशा बेकसूर होती है, कोई उस पर जोर ही ना देना चाहे तो वो कर भी क्या सकती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। फिर संजीदा होते वो बोला, तुम उसे मुझे ज्यादा जानती हो। उसने हमारे सामने जो एतराफात किए हैं उनसे अंदाजा होता है कि इराक की पुलिस की भी बजाल नहीं कि वो अदनान अब्बासी के खिलाफ एक कदम भी उठा सके। हुकूमत के किसी महकमे का बड़े से बड़ा अफसर भी उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता, बस इसलिए कि वो हुक्मरान पार्टी की नाक का बाल है। कोई भी हुकूमत जो अपनी बका के लिए इस किस्म के अफराद पर इन्हिसार करती है तो वो दरअसल कानून की धज्जियां उड़ाने का सामान पैदा करती है। कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों का कोई काम रुक नहीं सकता। उसने हमारी कार का नंबर नोट कर लिया होगा और उसके बाद एक फोन पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ज़लज़ला आ गया होगा। नंबरों के जरिए पता मालूम करना 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं होता। ओह, तो फिर क्या होगा? सोनिया ने खौफजदा होकर कहा। तुम तो दूसरों के होश उड़ा देती हो। ये तो दूसरों का कसूर हुआ, मैंने हंस कर कहा। मेरी बातों से उसके होश उड़ जाते हैं और उधर मुखालिफ जो जाले अमलन चल रहा है उससे उनके होश नहीं उड़ते। सच बताओ अली, इतनी खौफनाक किस्म की बातें मालूम होते हुए भी तुम इस कदर सुकून में किस तरह रहते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई मुकाबला जीतने के लिए पुरसुकून रहना बहुत जरूरी है। बदनवाजी से अकल खत्म हो जाती है और मखबूद नवाज शख्स कभी कोई मुकाबला नहीं जीत सकता। मैंने सोने से कबल बंगले में उन जगहों का अच्छी तरह मुआयना किया जहाँ कोई खतरनाक हथियार वगैरह छुपाने का इम्कान हो सकता था। ये भी हो सकता था कि हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई आला वगैरह छुपा दिया गया हो, मगर वैसी कोई चीज बरामद नहीं कर सका। तलाश के दौरान चोनिया मुस्तकिल मेरे कान खाए जा रही थी और मैं मुख्तसरन जवाबात देकर उसे टाले जा रहा था। तुमने अदनान से ये क्यों कहा था कि मैंने अपना पेशा खत्म कर दिया है और आइंदा रॉयल क्लब कभी नहीं जाऊंगी? अचानक उसने सवाल किया। इसका जवाब तो मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ। मैं नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसी बात कहे जिस पर मुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। तुम मेरी पाबंद तो नहीं हो। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए एक बात कही थी। जरूरी तो नहीं कि तुम उस पर अमल भी करो, लेकिन तुम्हारी बात ऊंची रखना भी मेरे लिए जरूरी है और मेरी अपनी मजबूरियां भी हैं जो मुझे इस पेशे पर रहने पर मजबूर करती हैं। मुझे मालूम है सोनिया, इसलिए मैंने तुमसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की जिसकी तकमील करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। हालांकि मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम कोई मुलाजमत वगैरह कर लो। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है अली। सोनिया ने एक ठंडी सांस ली। फारूम ने वो वक्त कब आएगा जब मेरी ये ख्वाहिश हकीकत का रूप धारेगी। मैंने अदनान से गलत नहीं कहा था सोनिया। सुलूमी तो पहले ही तुम्हारी दुश्मन है। अब मैं अदनान के साथ काम करने से इनकार कर दूंगा तो वो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी दुश्मन हो जाएगा। ऐसी हालात में तुम कम अज कम रॉयल क्लब का रुख तो नहीं कर सकोगी। बात तो पहले इतनी बढ़ चुकी है कि मैं किसी और शहर का रुख करने का इरादा कर रही हूँ। मुमकिन है मैं बगदाद चली जाऊँ, वहाँ आमदनी के मौके बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त तो सिर्फ सोने की फिक्र करो। कल का दिन बहुत ज्यादा मसरूफ गुजरने का इम्कान है। अगले रोज सुबह 10 बजे मैं बथरा के सबसे शानदार होटल के एक स्वीट नरम और आरामदेह सोफे पर बैठा था। अगले रोज 10 बजे मैं बथरा के शानदार होटल के एक स्वीट में नरम और आरामदेह सोफे पर बैठा था। मैंने सुबह ही अदनान को फोन किया था और वो अपनी नींद को खैरबाद कहकर यहाँ दौड़ा चला आया था। बथरा की सबसे शानदार होटल में ये स्वीट मुस्तकिल उसके नाम से बुक रहा करता था। इस स्वीट में मुलाकात की तजवीज़ खुद अदनान ने ही पेश की थी। मुझे इस बात से बहुत दुख पहुंचा कि तुम चोरी की गाड़ी लिए घूम रहे हो। अदनान ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। वो मुझ पर अपनी मालूमात का रूप डालने की कोशिश कर रहा था। वो चोरी की गाड़ी नहीं है अदनान, बेकार खड़ी थी। पालक बथरा में नहीं है और आर्जी तौर पर उस खाली बंगले में रिहाइश भी इख्तियार कर ली है। अदनान ने मुझे मजीद मरूब करने के लिए कहा। बिल्कुल, मैंने बड़ी संजीदगी से सारी लाया। जब मालिक आ जाएगा तो मैं बंगला और कार उसके हवाले कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी ये बेसरो सामानी की कैफियत देखकर दिल कुड़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई बाकायदा काम शुरू कर दो। बाज लोगों की जिंदगी बेतरतीबी से इबारत होती है, मुझे भी उन्हीं में से समझ लो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि तुम खुद को जाया कर रहे हो? अदनान ने कहा। नहीं, मैंने नवी में साड़ी लाया। मुझे ऐसा कोई एहसास कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में मेरे पास जाया करने के लिए कुछ है ही नहीं है। समझने की कोशिश करो अलीम, मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी की इस बेकायदगी की वजह ये हो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मजबूत सहारा मयसर ना आया हो।
चारों की जरूरत उन्हें पड़ती है जो कमजोर हो। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर कमजोर नहीं हो सकता। ना ही मेरे अंदर आगे बढ़ने की ऐसी कोई ख्वाहिश है जिसके लिए सारे तलाश करता फिरूं। अदनान ने उस जुर्माना अंदाज में पैरू बता। बड़े बड़े जराइम पेशा इस बात के मुतमन्ना रहे हैं कि उन्हें अदनान अब्बासी का सहारा मुयस्सर आ जाए और तुम होगे मेरी पेशकश को मुस्तरद कर रहे हो। खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है लेकिन तुमने अपने कान बंद कर रखे हैं। मेरे ऊँटों पर एक तंदियाती मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं जराइम पेशा होता तो मुमकिन है मेरी तमन्ना भी यही होती, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है। अदनान के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि उसे गुस्सा आना शुरू हो गया है। तुम बिला इजाजत किसी और के घर में रह रहे हो, बगैर इजाजत किसी और की कार इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये जुर्म नहीं है? होगा, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन किसी बेकार चीज को इस्तेमाल कर लेने में क्या हर्ज है? लेकिन पुलिस ये नहीं देखती। अदनान का लहजा जहर आलूद हो गया। बगैर इजाजत किसी के घर में घुसने पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। पुलिस को मालूम कैसे होगा कि मैं वहाँ बिला इजाजत मुकीम हूँ? मैंने कहा, और फिर अगर कोई खतरा सर पर आ ही गया तो मैं फरार हो जाऊंगा। मैं तुम्हें एक बार फिर अपनी ऑफर पर गौर करने की दावत देता हूँ। अदनान ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, तुम्हारी ऑफर पर मैं इसलिए गौर नहीं कर सकता कि मैं हुकूमियत मेरे मिजाज से बैल नहीं खाती। अदनान उठकर दबीज कालीन पर टहलने लगा। बेइत्मीनान से बैठा सामने रखी हुई चीजें उड़ा रहा था। अदनान टहलते टहलते रुका और मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हें मेरे असर और रसूख का अंदाजा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने एक केला छीलते हुए बेपरवाही से कहा। तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम हुक्मरान पार्टी के लिए बड़ी आम हैसियत व्यक्ति हो, लेकिन तुमने मेरी शख्सियत का अभी एक ही रुख देखा है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं जिस काम का इरादा कर लूं उसे हर कीमत पर करके ही दम लेता हूं। मुझे इसका भी अंदाजा है। मैंने एक केला खत्म करके दूसरे केले की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नाकामी का मुंह देखा हो। अदनान रफ्ता रफ्ता आपे से बाहर हो रहा था, लेकिन मैं इस असूल पर सख्ती से कारबंद रहता हूँ कि जो काम नरमी से हो रहा हो उसे नरमी से ही किया जाए। मैं समझता हूँ मैंने इस बात में सारी लाकर अंगूरों की प्लेट का रुख किया और मैं खुद भी इस असूल पर अमल पैरा रहता हूँ। आदमी को कभी कभार हालात से समझौता कर भी लेना चाहिए। अदनान ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, हम दोनों के ख्यालात में हैरत अंगेज मुमासलत है। मैंने बड़े जोश से कहा, खुद मेरा भी यही ख्याल है कि आदमी को अपने रवैये में लचक जरूर रखनी चाहिए। अदनान ने मुझे बुरी तरह घूरा। मैं अपनी हरकतों से उसके इस्तेमाल में इजाफा ही किए चला जा रहा था। ऐसे में अगर कोई मुझे देख लेता तो बिला थामल पागल करार दे देता, मगर मैं उसे सबक देने के लिए मजबूर था। उसकी शख्सियत से मुझे नफरत थी। उसकी हरकतें ओछी थी, इससे बेहतर तो सलूमी थी जो कम अज कम अपने उसूलों से हटती तो नहीं थी। अदनान तो इंतहाई थर्ड क्लास आदमी था, और क्यों ना होता, उसका ताल्लुक तो निचले तबके से ही था। हालात ने उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया था तो वो अपनी हैसियत भूल गया था। उसे उसकी औकात याद दिलाना बेहद जरूरी था। दौलत के साथ साथ असर और रसूख ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। सोनिया के सिलसिले में उसने जो तर्ज अमल इख्तियार किया था उसे सदा देने के लिए वही एक जवाल बहुत काफी था। उसके बाद उसने मुझे मुलाजमत किया फिर करके गोया अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली थी। मुझे मुतासर करने के लिए बहुत भूंडा तरीका इख्तियार किया था। यह देखने के बाद कि मैं उसके 6 आदमी को तनहा जेर करके उस तक पहुंच गया हूँ, वो मुझसे हर तरह का ताउन करने पर आमादा हो गया था, जबकि इससे कबल वो मुझे जान से मार देने के डर पे था। गोया वो उस कबील से ताल्लुक रखता था जिसके नजदीक जीने का हक सिर्फ ताकतवर को हासिल होता है, कमजोर सिर्फ इसलिए होता है कि उसे महकूम बना लिया जाए। वो समझता था कि उसने मेरी सलाहियतों को पूरी तरह परख लिया है, और ये उसकी बहुत बड़ी खाम ख्याली थी। उसने कुछ भी नहीं देखा था। अरे उसकी खोपड़ी में तजिया करने वाला दिमाग होता तो वो समझ गया होता, और असर और रसूख का खन्नास भरा हुआ था। उसे बड़ा दम था, और जिस शख्स को दम होता है उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, सामने की चीजें दिखाई नहीं देती। वो मेरे इत्मीनान और सुकून को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। हालांकि उसे सोचना चाहिए था कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने अपने तौर पर मुझे एक जराइम पेशा शख्स तस्वुर कर लिया था। ना सिर्फ फर्ज किया था बल्कि मुझ पर अपने हुस्न इखलाक का रोब डालने की भी कोशिश की थी। मुझ पर वो शख्स अपने हुस्न इखलाक का रोब डाल रहा था जो मुझे जान से मार देने की धमकी दे चुका था, और अब एक बार फिर मुझे डगे छुपे अल्फाज में धमकियां दे रहा था। मेरे मातहतों में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरे सामने जबान चला सके। अदनान ने कहा, मातहतों को जबान चलाना जेब नहीं देता। मैंने कहा, मैं मेज पर मौजूद फलों का बड़ी तेजी से सफाया कर रहा था। तुम्हारे मातहत बहुत अच्छे मालूम होते हैं, मगर मैं बहुत खराब आदमी हूँ। अदनान ने दांत पीस कर कहा, मैं बस एक हद तक ही लिहाज करता हूँ। मैं तुम्हारे बयान की तरदीद नहीं करूंगा। लिहाज वाकई एक हद तक ही करना चाहिए।
अगर मैंने तुम्हें खास तौर पर मदऊ ना किया होता तो इतनी चरम जबानी के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते थे। ये मातल बता इस्लामी नोयत की है। जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात से मुत्तफिक हो जाऊं। यहाँ से चले जाओ वरी। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर इल्जाम आए कि मैंने तुम्हें अपनी हुदूद में नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये याद रखना कि तुमने मेरी पेशकश ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। बदरे की गलियां तुम पर तंग हो जाएंगी, बदरे की गलियां तंग हो जाएंगी तो मैं कहीं और करूंगा। मैं कुशादा मुकामात पर रहने का आदी हूँ, कंग जगहों पर मुझसे नहीं रहा जा रहा, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर दुश्मन फरार भी नहीं हो सकते। अदनान ने मुठियां भींच कर कहा। मैं अचानक अदनान की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम अपने कद से ऊंची बातें करने के मर्द में मुब्तला हो अदनान। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि जो बातें मैंने की हैं उनमें कितनी सदाकत है। तुम तो कुछ भी नहीं हो अदनान, तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े मगरूर लोग गुजर चुके हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फिरौन और शद्दाद और नमरूद और हामान जैसे लोगों का क्या असर हुआ? उनका गुरूर और तकब्बर हुई उन्हें ले डूबा था, लेकिन मैं तुम्हें लेकर डूबूंगा। अन्नान घुर्राया। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं कि यहाँ से चले जाओ, वरना नताई की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं नताइल की जिम्मेदारी कबूल करने से कभी नहीं घबराया अदनान, ना ही मुझे यहाँ से जाने में कोई यार है। मगर तुम्हारा रवैया मुझे रोक रहा है। तुम मुझे यूं बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा कोई मातहत हूं। मेरे नर्म रवैये को मेरी कमजोरियों पर महमूल मत करो। कल रात भी तुम मेरे काबू में आ गए थे और उसके बावजूद आदाद घूम रहा हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसे तुम क्या कहोगे? मैं तुम्हें उस वक्त भी जहन्नुम रसीद कर सकता था और इस वक्त भी कर सकता हूँ। अदनान ने कहा और दोनों हाथों से ताली बजाई। मैं बहुत देर से इसी लम्हे का मुंतजिर था। मुझे मालूम था कि अंदरूनी कमरे में उसने कुछ लोगों को छुपा रखा है, वरना उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे इस तरह अकड़ कर बात करता। ताली बजते ही अंदरूनी कमरे से दो स्टेन गन बरदार नमूदार हुए थे, मगर मैं उससे पहले ही हरकत में आ चुका था। मैंने अदनान पर छलांग लगाई तो उसके कुछ समझने से कबल ही उसे जकड़ दिया था। ना सिर्फ जकड़ दिया था बल्कि उसकी जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी कनपट्टी से लगा दिया था। अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो मैं अदनान को हलाक कर दूंगा। मैंने हुर्रा कर कहा और दोनों स्टेन गन बरदार साकत हो गए। स्टेन गन फेंक दो और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने अगला हुक्म दिया और वो दोनों ओंकों की तरह अदनान की तरफ देखने लगे। इन्हें अपनी जबान में समझाओ। मैंने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल की नाल बढ़ाते हुए कहा, वरना दुनिया से रुखसत होने के लिए तैयार हो जाओ। जो ये कह रहा है इस पर अमल करो। अदनान ने बर्राई हुई आवाज में कहा। 1 मिनट के अंदर अंदर उसके सारे कस बल निकल गए थे। दोनों स्टेन गन बरदारों ने स्टेन गन फेंकी और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। मैंने अदनान को धक्का दिया और वो फर्श पर बिछे हुए कालीन पर जा गिरा। मुमकिन है वो किसी जमाने में बहुत ताकतवर रहा हो, मगर ऐशो इशरत की जिंदगी ने उसे आराम तलब बना दिया था और वो इस काबिल नहीं रहा था कि किसी का मुकाबला कर सकता। मैंने आगे बढ़कर उन दोनों के सरों पर बड़ी तेजी से पिस्तौल के दस्ते से ज़रबें लगाई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। अदनान फटी पिटी आंखों से ये सब मंदिर देख रहा था। मुझे यकीन था कि अंदरूनी कमरे में अब कोई नहीं होगा। ताम इत्मीनान कर लेना जरूरी था। मैं दोनों स्टेन गनों पर कब्जा करता हुआ अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। वहां वाकई और कोई नहीं था। उठो और सोफे पर बैठ जाओ अदनान, मैंने तहमकाना लहजे में कहा। अब मैं तुम्हें एक पेशकश करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेशकश किस तरह मंजूर कराई जाती है। अदनान ने चुपचाप मेरे कहने पर अमल किया। उसके सारे गस बल निकल गए थे। अब तुम्हें मालूम हुआ कि मेरे मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारा ये ख्याल भी खाम है कि गुज़िश्ता रात मैं तुम्हारे रहमो करम पर था। अदनान सिर्फ अपने खुश होंठों पर जबान फेर कर रह गया। मुंह से वो अब भी कुछ नहीं बोला। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। तुमसे बड़े बड़े लोग खाक का ढेर हो गए, मगर उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो कितने बेबस हो और किस तरह मेरे रहमो करम पर हो। बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मैंने पिस्तौल की नाल उसके गालों पर फेरी। मैं तुमसे सौदेबाजी करने के लिए तैयार हूं, अदनान ने खामते हुए कहा। उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी और अगर मैं ये कहूं कि मैं सौदेबाजी के मूड में नहीं हूं तो मैंने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे तुम्हारा हर मुतालबा मंजूर है। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगा। मैंने एक भयानक कहका लगाया। अभी गज बल नहीं निकले। मैंने हकारे से कहा, तुम मेरा पीछा करोगे? तुम? मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम्हें ये क्यों यकीन है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा? नहीं। अदनान बड़ी जियानी कैफियत तारी होगी थी। मुझे मारना मत। इसका इंतजार फिर भी इस बात पर है कि तुम मुझे किस हद तक ताउन करते हुए नजर आते हो। मैं तुमसे हर ताउन करने को तैयार हूँ। उसने थूक निगलते हुए कहा। उस पर मौत का खौफ गालिब आ चुका था।
इसी में बेहतरी है, मैंने सारी लाकर कहा। वैसे तुम अपनी जान बख्शी गई बस इतनी रकम बतौर तावान अदा कर सकते हो, जितनी रकम भी तुम कहोगे मैं अदा कर दूंगा। उसने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया। मेरे मुतालबे से उसे अपनी जिंदगी की किरण फूटती हुई नजर आई तो उसके चेहरे की खोई हुई रौनक वापस आ गई। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी जिंदगी की क्या कीमत है। मैंने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपनी जिंदगी की कीमत का तयन खुद करो? अदनान चैनल में कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें 10,000 दिनार दे सकता हूँ। मैं हंस पड़ा। मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी अदनान, तुम्हारी जिंदगी की कीमत पूछी है। ये बहुत बड़ी रकम है। लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतनी रकम पसंदाज नहीं कर पाते। लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतनी रकम पसंदाज नहीं कर पाते। मालूम होता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, मैंने मायूसी से कहा और पिस्तौल की लबलबी पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया और पिस्तौल की लबलबी पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ा दिया। ठहरो, जल्दबाजी मत करो, अदनान बेसब्री से चीखा। उसके चेहरे पर यकलख्त पसीना फूट पड़ा। मैं रकम बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने उंगली का दबाव कम करते हुए कहा। इत्मीनान से रकम बढ़ाओ, मुझे ज्यादा जल्दी भी नहीं है। 15,000 दिनार ले लो, उसने मुर्दा आवाज में कहा। यह भी मेरी हैसियत से बढ़कर है। यहूदियों की तरह बातें मत करो अदनान, तुम बहुत बड़े सरमायादार हो। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। लोग तो यही समझते हैं कि मैं बहुत मालदार हूँ, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मेरे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मेरी जमा पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ सके अदनान। तुम ये सोच रहे हो कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम होगी जिस पर मैं फिसल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। मैं बहुत ऊंचे सौदे करने का कायल हूँ और ये भी मेरा उसूल है। कि मैं खुद किसी से नहीं उड़ाता। अगर दूसरा शख्स खुद ही मुझसे उड़द जाए तो उसे कैमरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेता हूँ। अब की बार ये बदकिस्मती तुम्हारे हिस्से में आई है। तुम सलूमी के चक्कर में तबाह होकर रहोगे। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा सलूमी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगा। तुम पर अभी और कर दें अदनान, और मैं गर्द मासूद वसूल करता हूँ। तुमने सोनिया पर हाथ डाला, तुम्हारा ये जुर्म मेरी नजर में नाकाबिले माफी है। उसके बाद तुमने मुझे धमकियां दी, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी पर बहमूल किया। क्या तुम्हारा ये उसूल है कि कमजोरों को दबाओ और ताकतवर से दूर रहो? तुमने मुझे कमजोर समझने की गलती की। जाहिर है तुम एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहे हो, जबकि मैं एक तन्हा आदमी हूँ। एक तन्हा आदमी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसी गिरोह से मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक मुसलमान उसूल है, मगर मैं यह मुसलमान उसूल गलत साबित करके दिखाऊंगा। तुम गलत कर रहे हो अली। बात अगर यही होती तो मैं तुम्हें कल रात ही ताकत के जोर पर अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें पेशकश की थी। मैंने चाहा था कि हमारे दरमियान मामलात आजादाना माहौल में तय पाएं। तुमने पेशकश जरूर की थी, लेकिन इसलिए की थी कि मैं उसे लाजमन कबूल कर रहा हूं। तुमने हर कीमत पर मुझे अपना मुदादम देखना चाहा। तुम्हारा ये तवे अमल तुम्हारी फिरौन सिर्फ फितरत की अक्कासी करता है। दोस्ताना अंदाज में पेशकश करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मक्कार भी हो। जिस तरह तुम्हें ये हक था कि मुझे पेशकश करते, उसी तरह मुझे भी हक था कि चाहूं तो तुम्हारी पेशकश कबूल करूं, चाहूं तो रद्द कर दूं। तुम्हारा तर्ज अमल शख्सी आजादी के उसूलों के सरासर मुनाफी है। मैं तुम्हें इसे हरकत की बहुत इबरतनाक सजा दूंगा। मुझसे गलती होगी यारी, अदनान ने भर्राई हुई आवाज में कहा। और तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी गिरफ्त में आने से कबल अगर तुमने माफी मांगी होती तो मैं तुम्हें माफ कर देता, मगर अब यह मुमकिन नहीं रहा। अब तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अगर तुम मुझे रिहा कर दो तो मैं तुम्हें 15 की बजाय 20,000 दिनार अता कर दूंगा। शाम को जख्मी करके छोड़ देना हमाकत है अदनान। मैं तुमसे रकम भी वसूल करूंगा और तुम्हें जिहा भी नहीं करूंगा। ये तो खुरी हुई बददियांती होगी। अदनान ने एहतजाज किया। मैं तुम्हें रकम भी अदा करूं और तुम मुझे रिहा भी ना करो। जो भी सौदा होगा वो बैल तुम्हारी जान बख्शी के इवज होगा। ये रिहाई बीच में कहां से आ गई? इतनी बड़ी रकम कोई घर पर नहीं रखता। ज्यादा से ज्यादा 1,000-2,000 दिनार घर पर निकल आएंगे। बकिया रकम का इंतजाम तो मैं रिहा होने के बाद ही करूंगा। मेरे पास हर चीज का इलाज मौजूद है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। और ये भी ख्याल रहे कि अभी तक मैंने उस रकम पर रजामंदी भी जाहिर नहीं की है। तुम धांधली कर रहे हो। मैंने पहले ही अपनी बिसात से बढ़कर रकम अदा करने का वादा कर गया। मैंने कहा ना कि मेरे पास हर चीज का इलाज मौजूद है। मैं मुस्कुराया। मुझे अंदाजा है कि तुम बहुत मोटी आसामी हो। तुम्हारे बहुत कारोबार हैं, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। तुम मुझे उन सब की तफसील से आगाह करो। अदनान ने बहुत हाथ पैर चलाए, मगर मैंने उसे कारोबार की तफसीलात बताने पर मजबूर कर ही दिया। मगर मुझे यकीन था कि बेशतर तफसीलात उसने छुपा ली होंगी। सिर्फ वही तफसीलात बताई होंगी जो बहुत मशहूर होंगी। लेकिन जो कुछ भी उसने मुझे बताया था उसके मुताबिक वो करोड़ों की आसामी साबित होता था। और जो कुछ उसने छुपा लिया था, मालूम नहीं वो क्या और कितना था। उसे मजीद मालूमात हासिल करने के लिए उस पर तशद्दुद करना पड़ता, और मैं इस ज्यादा लंबे जमीलों में नहीं पढ़ना चाहता था। ताम एक कोशिश कर लेने में
कोई अर्ज भी नहीं था। जेन पर अच्छी तरह जोर दो अदनान, कहीं कोई तफसीलात रह तो नहीं गई। बाद में अगर ये बात मेरे इल्म में आई कि तुमने कुछ छुपाया है तो उसके नतायज तुम्हारे हक में खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, उसने कमजोर से अंदाज में कहा। वो भी क्यों बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरे कुछ कहने से पहले ही फोन की घंटी बजने लगी। अदनान ने उठने की कोशिश की मगर मेरे पिस्टल के इशारे से उसे बैठे रहने को कहा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने अदनान अब्बासी की आवाज में कहा। मैं अदनान बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से अपनी आवाज सुनकर अदनान की आंखें हैरत से फैल गईं। आपके कमरे में मिस्टर नारमन शैलोफ मौजूद होंगे। मिस्टर अदनान। दूसरी तरफ से उस शख्स की आवाज सुनाई दी जो पुरस्कार बनने की कोशिश कर रहा था। पहले होंठ बिंच गए। ये तो मुझे मालूम था कि उन लोगों ने इस कमरे तक मेरा ताकुब किया होगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो यहाँ इस कमरे में मुझे फोन करेंगे। हाँ मौजूद है, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। आपको उनसे क्या काम है? अगर आप उनसे बात करा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक जरूरी बात करनी है। मैं रिसीवर उन्हें दे रहा हूँ, बात कर लीजिए, मैंने कहा। और फिर रिसीवर दूसरे हाथ में मुंतकिल करके कदरे तवक्कुफ के बाद आवाज बदल कर बोला, सलाऊ और डेर नारबन, माफ करना, तुम्हें नाबख्श रहमत देना पड़ी। उम्मीद है तुम मेरी आवाज पहचान ही गए होगे। बिल्कुल पहचान गया हूँ, मैंने तंतिया लहजे में कहा। पर्दा नशीनों की आवाज में कुछ ज्यादा ही कशिश होती है। हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर फरार नहीं हो सकोगे। तुम इंतहाई अहमक और बेवकूफ हो, मैंने उसीले लहजे में कहा। मैंने हमेशा दूसरों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हम हरगिज़ बेवकूफ नहीं है मिस्टर शैरूफ, और ये भी याद रखना चूंकि हम तुम में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए अदनान भी तुम्हें सरहद पार नहीं करा सकेगा। जरा वदाअत से बात करो, मैंने अदनान की तरफ देखते हुए कहा, जो उलझी हुई नजरों से मुझे देख रहा था। आर्थर के मरने के बाद तुम बेसहारा हो गए थे। तुम्हें मुल्क से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई सहारा तो दरकार था। तुमने बहुत सही आदमी का इंतखाब किया है, लेकिन हम पहले ही तुम्हारा सफाया कर देंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन किसका सफाया करता है।